आप सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे मन लगा करके। जैसा कि आपको पता है आपका एग्जाम लगा हुआ है, यूपी पीसीएस भी लगा हुआ है, आरओ भी लगा हुआ है। और ये आधुनिक इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री का दूसरा लेक्चर है। इससे पहले एक लेक्चर आ चुका है और लगातार हमारे यहाँ जो है घटना चक्र PYQ की मैराथन क्लासेज चल रही हैं। आप जा करके प्ले लिस्ट बना हुआ है, देख सकते हैं। जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस सबके लगातार लेक्चर आ रहे हैं और जा करके आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं फिलहाल बिना आपका टाइम वेस्ट किए, बिना किसी देरी के। देखिए ये पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल नहीं थे, ये एकदम गलत बात है। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल नहीं थे आपके, ठीक, गवर्नर थे आपके कौन? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव आपके क्या थे? प्रथम गवर्नर थे। और वहीं गवर्नर जनरल जो बने हैं प्रथम, वो आपके वारेन हेस्टिंग बने हैं 1774 ईस्वी में बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव आपके बंगाल के प्रथम गवर्नर थे और वारेन हेस्टिंग आपके बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। वहीं विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, याद रखिएगा आप, ठीक। तो केवल 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ भी आप चीज़ें देख सकते हैं। वारेन हेस्टिंग को 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था, ठीक। ये गवर्नर जनरल बने थे 1774 में। 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया, ठीक। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त हुआ था जो इस पद पर 1758 से 60 तक 2 साल इधर रहे, फिर 1765 में वापस आए लंदन घूम के, तो 2 साल फिर बैठे थे। तो ये समझ सकते हैं आप। और जो है बंगाल के अंतिम गवर्नर की बात करें तो वो भी वारेन हेस्टिंग थे, ये भी याद रखिएगा आप। वहीं बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल की बात करें तो वो आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक ही थे, क्योंकि 1833 तक क्या था कि बंगाल के गवर्नर जनरल की पदवी थी, लेकिन फिर भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ही बन गए, तो बंगाल के गवर्नर जनरल की पदवी खत्म हो गई। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, 1833 में बने थे। अब यहाँ लॉर्ड विलियम बेंटिक कहीं दिया नहीं है, ठीक। रॉबर्ट क्लाइव हैं, ये तो आपके बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। वारेन हेस्टिंग की बात करें, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, 1774 में बने थे, ठीक। और बंगाल के अंतिम गवर्नर भी यही थे। तो यहाँ नहीं है लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो डिस्प्यूटेबल हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर नहीं दे रखा है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आप समझ सकते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसमें दे नहीं रखा है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक। देखिए 4th नंबर क्वेश्चन है। यहाँ आपको क्या करना है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और आपको क्रम लगाना है कि कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ। तो क्लाइव का अगर भारत में पुनः आगमन की बात करें तो 3 मई 1765 को ये भारत आते हैं, ठीक। इलाहाबाद की संधि जो होती है ये आपकी 12 अगस्त 1765 को होती है एक संधि, और एक होती है 16 अगस्त 1765। तो ये भी जो है आपके 1765 में ही होती है। बक्सर का युद्ध जो होता है ये आपका 22 अक्टूबर 1764 को होता है, तो ये आपका 1764 हो जाएगा। वहीं वारेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर बनना, तो भारत का गवर्नर वारेन हेस्टिंग कब बनता है, ठीक। ये गलत बात है, वारेन हेस्टिंग कभी भारत का गवर्नर बना ही नहीं, ठीक। तो 4th ये गलत ही है, ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक। कहाँ से आप सीरीज लगाएंगे? वारेन हेस्टिंग क्या बना था? वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बना था और बंगाल का अंतिम गवर्नर वो 1773 तक था। देखिए वारेन हेस्टिंग जो था वो 1773 तक क्या था? बंगाल का गवर्नर था, ठीक। बंगाल का अंतिम गवर्नर वही था और 1774 में वो बंगाल का गवर्नर जनरल अपॉइंट कर दिया जाता है। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था और बंगाल का अंतिम गवर्नर था। तो यहाँ भारत का गवर्नर गलत हो जाएगा, ठीक। भारत के पहले गवर्नर जनरल आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, 1833 में बनाए गए थे, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक। समझ सकते हैं आप लोग। यहाँ देखिए डिस्प्यूटेबल दे रखा है, अब त्रुटि है इसमें तो क्या हो जाता है अगर इसमें, अब देखिए अगर इसमें यहाँ ये लिख दिया जाता कि बंगाल का गवर्नर जनरल बना तो ये 1774 हो जाता, ठीक। और ये आपका 1764 हो जाता और ये आपका 1765 था और अगस्त था, तो ये याद रखिएगा। और ये आपका 3 मई 1765 था जो कि पहले होता, तो ये बक्सर का युद्ध 3 पहले हो जाता, 1 बाद में हो जाता, क्योंकि ये 3 मई है, उसके बाद में 2 और उसके बाद में 4, 3 1 2 4 आपका राइट आंसर हो जाता। 3 1 2 4 इसमें दे रखा है,
3 1 2 4 दे रखा तब भी राइट आंसर हो जाता। तो ये टेक्निक तो हो सकती थी भाई, लेकिन यहाँ पर त्रुटि है तो समझ सकते हैं बात। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। तो पहला है कि जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। एकदम सही बात है, जो जन प्रशासन की नींव थी वो वारेन हेस्टिंग ने ही रखी थी। आपका सुप्रीम कोर्ट बनवाना हो, बहुत सारे नियम कानून हो, ये सब वारेन हेस्टिंग ने बहुत काम किया था भाई। 1773 से 85 तक वो गद्दी पर रहा, मतलब जो है अपनी पदवी पर रहा। पहले बंगाल का जो है गवर्नर बंगाल का अंतिम गवर्नर भी था, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी था। तो काफ़ी टाइम उसने बहुत सारे काम किए हैं, ठीक। वहीं बी आपका क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी की आसैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को है, ये भी सही बात है। रॉबर्ट क्लाइव ने आसैनिक और सैनिक सुधार किए थे आपके ईस्ट इंडिया कंपनी में। लॉर्ड विलियम बेंटिंक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया, ये का गलत हो जाएगा। वहीं लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े, ये एकदम सही बात है। ये भी सही, ये भी सही, ये गलत है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ आप सारी चीज़ें पढ़ भी सकते हैं। क्लाइव के समय में असैनिक तथा सैनिक दोनों सुधार हुए। असैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने उपहार लेना तथा निजी व्यापार बंद कर दिए थे, उसने आंतरिक कर देना अनिवार्य बना दिया। सैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने आज्ञा दी कि दोहरा भत्ता बंद कर दिया जाए, ठीक। इसने जो है दोहरा भत्ता भी बंद करवा दिया था। और जनवरी 1766 से यह भत्ता केवल उन सैनिकों को ही मिलता था जो बंगाल तथा बिहार की सीमा के बाहर काम करते थे, उन्हें ही दिया जाता है। जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने तैयार की थी। कॉर्नवालिस के समय न्यायिक सुधारों, फौजदारी कानून में सुधारों, पुलिस सुधार, कर संबंधी सुधार, व्यापारिक सुधार से जन प्रशासन की नींव पड़ी। विलियम बेंटिक 1828 से 35 ईस्वी के शासन के समय 7 वर्षों में पुरानी निरंतर युद्धों तथा संयोजन की नीति को तिलांजलि दे दी गई। और भारत के इतिहास में बेंटिक का नाम सामाजिक एवं प्रशासनिक सुधारों के कारण स्मरण किया जाता है, ठीक। और लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 ने व्यपगत के सिद्धांत के अंतर्गत 1848 में सतारा, 1849 में जैतपुर संभलपुर, 1850 में बघाट, 52 में उदयपुर, 54 में झांसी और 54 में ही नागपुर का विलय किया था, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। 1856 में डलहौजी ने अवध का विलय भी कुरु प्रशासन के बहाने कर लिया था, ठीक। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, ठीक। और रॉबर्ट क्लाइव जो है 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ते हैं, उसमें जीत जाते हैं, तो इसीलिए इन्हें ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो अंग्रेजों के विरुद्ध जो बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया था वो आपके राजा चेत सिंह ने किया था, ठीक। देखिए जो बनारस का विद्रोह हुआ था वो राजा चेत सिंह ने 1781 में किया था। और इस विद्रोह में हुआ क्या कि वारेन हेस्टिंग को भागना पड़ा और भाग करके चुनार के किले में शरण लेनी पड़ी थी, ये भी याद रखिएगा। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1784 में हुआ है, ठीक। 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। और उस समय जो है बंगाल के गवर्नर कौन थे? वारेन हेस्टिंग, क्योंकि इनका टाइम पीरियड ही है 1774 से 85, ठीक। आप तो ये 1773 में ही जाते हैं, लेकिन उस समय ये गवर्नर रहते हैं बंगाल के। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है तो वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरी की नीति भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? घेरी की नीति भी कहते हैं। वारेन हेस्टिंग और वेलेजली से संबंधित है, ठीक। वारेन हेस्टिंग ने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया था, ठीक, कि जो भारतीय रियासत हैं उनके साथ बराबरी करनी है। इस समय कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य बफर स्टेट बनाने का प्रयत्न किया। उद्देश्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना था, अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करो ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित रहें। उस समय भय मुख्यतः अफगानों और मराठों से था, ठीक। मतलब ये था कि जो इनका जहाँ पर शासन था पूरा आपके वारेन हेस्टिंग का और वेलेजली का, तो उसके आसपास जो भी राजा महाराजा हैं तो उनको सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि जब आक्रमण हो तो यहीं से सब काम निपट जाए। हमारे जो है स्टेट पे हम जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पर कोई दिक्कत ना है, कहने का मतलब बस इतना है। यहाँ आप रिंग फेंस नीति का संबंध क्या है? सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वही आपका वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। और निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो किसने समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था, ठीक।
11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली डुअल गवर्नमेंट को समाप्त किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया था, वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। याद रखिएगा 1765 में जो है रॉबर्ट क्लाइव द्वैत शासन लगा देते हैं पूरे बंगाल पे, और फिर वारेन हेस्टिंग आते हैं, वो जो है 1775 में ख़त्म कर देते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था 1765 में, और वारेन हेस्टिंग आते हैं 1772 में, वो जो है इसे हटा देते हैं। 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद एवं उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार और उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले लें। वारेन हेस्टिंग ने दोनों उपदीवानों मोहम्मद रजा खान और राजा सिताब राय को जो है पदच्युत कर दिया, मतलब उन्हें हटा दिया, और द्वैत शासन की शुरुआत बंगाल के क्लाइव ने की थी सबसे पहले। ठीक, बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में चालू की थी। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चला था? तो वारेन हेस्टिंग के ऊपर चला था। इसे न्यायिक सेवा का जन्मदाता भी कहा जाता है और न्यायिक सेवा का हत्यारा भी कहा जाता है। समझी बात को, दोनों चीज़ें कही जाती हैं। अब देख लीजिए, वारेन हेस्टिंग के अन्यायपूर्ण निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा 1788 से 95 ईस्वी तक चला, किंतु ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवाओं को देखते हुए उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया। यह भी कहा कि वारेन हेस्टिंग ने यह सब कुछ साम्राज्य के हित के लिए किया, न कि अपने लिए। वारेन हेस्टिंग पर लगे महाभियोग के बारे में विद्वानों के विभिन्न मत थे। देखिए B.A. स्मिथ का निर्णय जो है अधिक मान्य है। वह लिखते हैं कि उसके थोड़े से दोष, जहाँ तक वे वास्तव में दोष थे, उस राजनीतिज्ञ के दोष थे जिस पर सहसा ही संकट आ पड़े हो और जिस पर इतनी कठिन उलझनें आ पड़ी हों कि कभी कभी मानवीय समझ में भूल चूक हो जानी आवश्यक ही थी। कहना उनका ये था। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद ने महाभियोग लगाया था? तो ये आपके वारेन हेस्टिंग पे लगाया था। ठीक, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो आपके कॉर्नवालिस ने की थी। न्यायिक संगठन की स्थापना कॉर्नवालिस ने की, जबकि न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? वो आपके वारेन हेस्टिंग को कहा जाता है, याद रखिएगा। दीवानी और फौजदारी न्यायालय के श्रेणीबद्ध संगठन के लिए न्याय प्रदान की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी थी। इस व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग ने आरंभ किया था, मगर कॉर्नवालिस ने इसे और सुदृढ़ बनाया और 1793 ईस्वी की कॉर्नवालिस संहिताई शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थी, जिसके तहत कर और न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया गया। तो ये आप समझ सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रासंविधाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? तो ये आपके कॉर्नवालिस साहब थे। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की प्रासंविधाबद्ध सिविल सेवा या लोक सेवा का सृजन कॉर्नवालिस द्वारा किया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल बनने के बाद कॉर्नवालिस ने प्रशासन को पुनर्गठित किया तथा राजस्व बोर्डों को भंग कर उसके संबंध में नए नियम बनाए तथा कंपनी के अधिकारियों के व्यक्तिगत व्यापार के संबंध में भी नए नियम बनाए। उसने कॉर्नवालिस कोड के माध्यम से दीवानी तथा न्यायिक क्षेत्रों में स्पष्ट विभाजन कर दिया, जिसने आगे चलकर भारतीय सिविल का रूप ले लिया। ठीक, तो कॉर्नवालिस जो था उसने जो है बहुत सारे काम किए थे। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया, तो ये भी कॉर्नवालिस के शासन काल में किया गया, वही सारी चीज़ें हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, यूपी आर प्री में आया हुआ है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? तो दरोगा को कहा जाता था। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों को उनके पुलिस कर्तव्यों से अलग करके प्रत्येक 20 से 30 वर्ग मील के क्षेत्र में थाना स्थापित किया। ठीक, जो जमींदार थे, तो जमींदार क्या करते थे? पुलिस वाला काम करते थे, तो उनको उनके कर्तव्यों से हटा दिया और जो 20 से 30 वर्ग मील का क्षेत्र था वहाँ एक थाना स्थापित कर दिया और एक दरोगा नामक पुलिस अधिकारी नियुक्त किया। तो दरोगा किसने बैठाया? दरोगा आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बैठाया 1793 में। दरोगा की नियुक्ति एवं पर्यवेक्षण मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता था। किसान दरोगा को कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि मानते थे। जो किसान थे वो दरोगा का क्या कहते थे? कंपनी बहादुर की शानो शौकत है। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो गाजीपुर में। एकमात्र ऐसा अंग्रेज अधिकारी है जिसकी कब्र आपकी भारत में है। ठीक, 1786 से 93 तक ये गद्दी पे बैठते हैं। मतलब क्या होते हैं? ये बंगाल के गवर्नर जनरल होते हैं, क्योंकि 1774 से
1785 तक जो थे गवर्नर जनरल आपके थे वारेन हेस्टिंग। देखिए वारेन हेस्टिंग आते तो 1772 में ही हैं, लेकिन 1772 से 73 तक 1 साल वो रहते हैं सिर्फ गवर्नर। 1773 में बन जाते गवर्नर जनरल, ठीक, तो इसीलिए समझ सकते हैं। देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93 तक गवर्नर जनरल रहते हैं। 1805 में इनकी मृत्यु हो जाती। गाजीपुर उत्तर प्रदेश में इनकी कब्र है बस। लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि, जो लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि एक लागू की थी, इस व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है, यह आपको बताना है। तो दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, एकदम सही बात है। ये सहायक संधि की पहली शर्त ही थी। भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, ठीक, ये भी एक बढ़िया बात थी। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, ये गलत है। और भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना, ये भी सही। मतलब इसमें पूछा लागू नहीं होता, तो यही लागू नहीं होता, सी वाला, सी राइट आंसर हो जाएगा, और सारे गलत, और सब चीज़ें तो लागू होती हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता, ये आपको बताना है। तो देखिए दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, एकदम सही बात है, ये तो लागू होता था, ठीक, तो ये आपका गलत हो जाएगा। भारत को नेपोलियन के खतरे में सुरक्षित रखना, ये भी लागू होता है, ये भी जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कथन लागू नहीं होता। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, ये एकदम सही बात है, ये लागू नहीं होता है। और भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना, ये भी सही है, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही लागू नहीं होता है। तो सहायक संधि लेकर कौन आए थे, लॉर्ड वेलेजली साहब लेकर आए थे। उस समय फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय शक्तियों का बना हुआ मोर्चा छिन्न भिन्न हो चुका था और नेपोलियन मिस्र तथा सीरिया को विजित कर चुका था। नेपोलियन क्या था, मिस्र और सीरिया को विजित कर चुका था और गंभीरतापूर्वक भारत पर आक्रमण करने की वो सोच रहा था। ऐसी परिस्थिति में वेलेजली ने भारत में सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया, जिससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो गई और नेपोलियन का भय भी टल गया। सहायक संधि की शर्तों में यह शर्त यह भी थी कि संधि को स्वीकार करने वाली रियासत कंपनी की एक सेना को रखेंगी, जिसका सारा खर्च जो है राज्य देगा, ठीक, और इस सेना को चलाने का अधिकार केवल कंपनी का, मतलब खर्चा पानी खाना पीना जो सैलरी है सब जो है राजा महाराजा देंगे, लेकिन चलाएंगे हम अपने हिसाब से, ठीक। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्य किसी भी यूरोपीय या अंग्रेजों के दुश्मनों की सहायता नहीं करेगा और उनके किसी भी व्यक्ति को नौकरी भी नहीं देगा। ये सारी शर्तें थीं, ठीक। खर्चा आप उठाएंगे, यूज हम करेंगे, कहने का मतलब ये है। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? दौलत राव सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों पूना में अपने को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहा था, ठीक। उसने 1801 में जसवंत के भाई की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर बसीन में शरण ले ली और 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों ने बसीन की संधि की, ठीक। तो बसीन की संधि कब होती है? 1802 ईस्वी में, ठीक। संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरचना स्वीकार कर ली। यह संधि मराठा एवं अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि थी, ठीक। तो 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? तो अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के मध्य हुए थे, ये याद रखिएगा। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक अवध का नवाब था, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वेलेजली ने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया, इस प्रणाली का अस्तित्व पहले से ही था। फिलहाल समझौता जो डुप्ले था, प्रथम यूरोपीय जो कि फ्रांसीसी था, जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी, तो वही वाला नियम था वेलेजली ने अपनाया था। क्लाइव के काल से यह प्रणाली लगभग सभी गवर्नर जनरलों ने अपनाई थी। वेलेजली की विशेषता केवल यह थी कि उसने इसका विकास कर अपने संपर्क में आने वाले सभी देशी राजाओं के संबंधों में इसका प्रयोग किया। प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवध से की गई, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उनकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया कि आप निश्चित धन देंगे और हम जो है आपको उसमें सुरक्षा देंगे, ठीक। अवध की बेगमों का हित भी उसमें था, समझ सकते हैं, ठीक। और अवध ने एक अंग्रेज रेजिमेंट को लखनऊ में रखना स्वीकार किया, ये आप समझ सकते हैं। सहायक संधि को किसके काल में कार्यान्वित किया गया था? तो लॉर्ड वेलेजली। 25 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? तो हैदराबाद के निजाम ने भी स्वीकार की थी, इंदौर के होलकर राज ने, मैसूर के शासक और जोधपुर के राजपूत राज ने भी की थी, ठीक। आप देख सकते हैं लॉर्ड वेलेजली का टाइम पीरियड 1798 से 1805 ईस्वी तक है। देखिए टाइम पीरियड की बात बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप 1774 से अगर स्टार्ट करते हैं वारेन हेस्टिंग,
तो ये 85 तक रहते हैं, और 86 से 93 तक आपके कौन आते हैं, ये जो है आपके कॉर्नवालिस आते हैं। 1798 से 1805 तक लॉर्ड वेलेस्ली रहते हैं, ये भी याद रखिएगा। और इसी में इन्होंने सहायक संधि स्टार्ट की थी भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए। हैदराबाद 1798 से 1800, मैसूर 1799, तंजौर 1799, अवध 1801, पेशवा 1802, बरार के भोसले 1803, 1804। ठीक, ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे, तो हैदराबाद के निजाम ने जो है सबसे पहले 1798 में जब इन्होंने स्टार्ट किया तभी इन्होंने जा कर के सहायक संधि स्वीकार कर ली थी। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए हैदराबाद ने कब किया था, 1798 में, सबसे पहले इसी ने किया था। वहीं मैसूर की बात करें 1799 में इसने किया था। अवध जो है 1801 में सहायक संधि पर हस्ताक्षर करता है, वहीं सिंधिया जो है 1804 में करते हैं। तो देख लीजिए, एक पहले हो जाएगा, दो दूसरी बार, और तीन तीसरी बार, चार चौथी, 1 2 3 4, बस वही सीरियल है। 1 2 3 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली, तो वही है लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक, सबसे पहला हैदराबाद ने किया था, याद रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो राजपूत राज्य के जो शासक थे उनसे सहायक संधि क्यों करना चाहते थे, तो करना चाहते थे कि अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हो, बस इसीलिए। ये आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बता देना है भाई। देखिए बक्सर का 1764 में हुआ, एकदम सही बात है। ठीक, इसमें कुछ कहना नहीं। सहायक संधि आपको पता है 1798 से स्टार्ट होती है। ठीक, हैदराबाद सबसे पहले करता है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार जो है 1833 में हो गया, और ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना, डी आपका राइट आंसर है। बी जो है नहीं सुमिले, तो यही राइट आंसर बी आपका हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं 1798 में आपका हैदराबाद आया, फिर जो है 1799 में मैसूर आया, उसके बाद में अवध। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, मतलब यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी, तो उस समय थे कौन, लॉर्ड वेलेस्ली थे। 1798 से 1805 तक ये गद्दी पर रहते हैं, मतलब जो है ये बंगाल के गवर्नर जनरल रहते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत की ओर 1797 में प्रस्थान किया, जो कि आंग्ल इतिहास में संभवतः सबसे अंधकार में समय था। फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय शक्तियों का बना हुआ मोर्चा छिन्न भिन्न हो चुका था। नेपोलियन मिस्र और सीरिया को विजित कर चुका था तथा गंभीरता पूर्वक भारत पर आक्रमण करने की सोच रहा था कि अब करेंगे आक्रमण हम। ऐसी परिस्थिति में वेलेस्ली ने भारत में सहायक संधि का प्रणाली का प्रयोग किया, और जिससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो गई और नेपोलियन का भय भी टल गया। 32 नंबर क्वेश्चन है, आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ था। कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, वारेन हेस्टिंग से। वारेन हेस्टिंग का टाइम पीरियड 1774 से 85 तक रहता है एज ए गवर्नर जनरल। वहीं लॉर्ड हेस्टिंग का जो टाइम पीरियड रहता है वो आपका 1813 से जो है 23 तक रहता है, 10 साल का टाइम पीरियड रहता है। और इन्हीं के समय 1814 से 16 तक आपका चलता है प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध। ठीक, लॉर्ड वेलेस्ली को आप लोग जानते ही हैं। ठीक, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भी जानते हैं, इसमें क्या है। सुगौली की संधि, सुगौली की संधि आपकी हुई थी 1815 में, किसके समय हुई थी, ठीक, लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुई थी, याद रखिएगा, क्योंकि 1813 से 23 तक इन्हीं के टाइम पीरियड है, और इन्हीं के समय जो है आपके आंग्ल नेपाल युद्ध होता है 1814 से 16 में, और सुगौली की संधि भी आपकी 1815 में होती है, क्योंकि सुगौली की संधि किससे संबंधित है, आंग्ल नेपाल युद्ध से ही संबंधित है। यहाँ आप देख भी सकते हैं। ठीक, सुगौली की संधि 2 दिसंबर 1815 में हुई थी, किसकी, जो है आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था उसी की समाप्ति पे। अनुमोदन इसका मिला था 1816 में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध से संबंधित थे, उसके सेनापति थे। लॉर्ड हेस्टिंग जो थे उस समय आंग्ल नेपाल युद्ध के समय थे भाई, 1814 से 16 तक होता है। 1815 में जो है आपकी सुगौली की संधि होती है। लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध उनके समय रहते हैं, क्यों, क्योंकि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है वो 1799 में होता है, और 1798 से 1805 ईस्वी तक लॉर्ड वेलेस्ली का शासनकाल रहता है।
लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में नहीं थे, ठीक, क्योंकि 3 आपके सही हो गए तो एक तो जाहिर सी बात ये नहीं होगा क्योंकि इसमें सुमेलित नहीं है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं। अब देखिए तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ है वो 1817 से 18 में हुआ है, जबकि लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था ये, ठीक, क्योंकि लॉर्ड हेस्टिंग का टाइम पीरियड था 1813 से 23 तक। इन्हीं के समय जो है प्रथम आंग्ल में नेपाल युद्ध होता है और सुगोली की संधि भी इन्हीं के समय होती है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध भी इन्हीं के समय होता है, ठीक, याद रखिएगा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है तो लॉर्ड हेस्टिंग से संबंधित है, क्योंकि 1813 से 1823 तक इन्हीं का शासनकाल चलता है। सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे हैं? तो सर टॉमस मुनरो जो थे 1820 से लेकर 27 तक जो है वो मद्रास के गवर्नर रहे। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सर टॉमस मुनरो 1820 से 27 ईस्वी तक मद्रास के गवर्नर रहे। दक्षिण भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई व्यवस्था जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है, इन्होंने ही 1820 ईस्वी में मद्रास में चालू की थी। इस व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। तो अगर पूछ लें कि जो आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था थी चालू कब हुई, तो 1820 में चालू हुई, और इसके जन्मदाता कौन थे, तो टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे, जिन्होंने सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के कहाँ पर लागू किया था, बाराहाल जिले में लागू किया था। तमिलनाडु के बाराहाल जिले में सबसे पहले लागू किया गया था, और तत्पश्चात यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से और असम और कुर्ग जो कि आधुनिक कर्नाटक का एक भाग है उसमें भी लागू की गई। तो ये याद रखिएगा। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को अपना लिया था, मतलब प्रशासन अपने कब्जे में कर लिया था? तो ये काम किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। इनका टाइम पीरियड रहता है 1828 से 35 तक होता है, और ये जो है भारत के पहले गवर्नर जनरल और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल होते हैं, याद रखिएगा। विलियम बेंटिक ने 1831 ईस्वी में मैसूर और 1834 ईस्वी में कुर्ग जो कि कर्नाटक का एक पार्ट है एवं कछार की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया, क्योंकि वहाँ कथित रूप से बहुत अधिक कुशासन एवं अव्यवस्था थी। कथित रूप मतलब कहने के रूप में वो कह रहे थे कि जो है यहाँ कुप्रशासन है, लेकिन वैसा था नहीं। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन सा एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1790 से 92, ठीक। चतुर्थ होता है 1799 में, ठीक। तो जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है उस समय कौन गद्दी पे थे, मतलब कौन थे आपके बंगाल के गवर्नर जनरल? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। इनका टाइम पीरियड क्या होता है? 1786 से 93 इनका होता है, ठीक। कॉर्नवालिस संहिता भी यही शुरू करते हैं। और वहीं वेलेजली की बात करें, इनका टाइम पीरियड होता है 1798 से आपके 1805 तक, और इनके समय चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा बी। लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करें 1828 से 35 तक इनका टाइम पीरियड होता है। वारेन हेस्टिंग की बात करेंगे तो इनका 1774 से 85 तक एज ए गवर्नर जनरल होता है, और एज ए गवर्नर की बात करें बंगाल के गवर्नर ही 1772 से 73 तक रहते हैं गद्दी पे, ठीक। तो सब चीज़ें याद रखेंगे आप। 39 नंबर क्वेश्चन है, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध है? तो ठगों के दमन से कैप्टन स्लीमैन जो है आपके संबंधित है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के अनुयायी सम्मिलित थे, ठीक, परंतु वास्तव में लोग काली, दुर्गा अथवा भवानी की पूजा करते थे तथा प्रायः अपने शिकार का सिर काटकर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। उन्हें विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान है तथा उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग्य में उसी प्रकार लिखी होती थी। सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया, ठीक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगी के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया, मतलब जो ठगी थी उसके विरुद्ध जो है कार्रवाई करने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिनका टाइम पीरियड 1828 से 35 तक होता है, ठीक। तो इनको नियुक्त करते हैं स्लीमैन को कि जाओ भैया ये ठगी वगी ख़त्म करो। तो कैप्टन स्लीमैन जो है ठगी खत्म करते हैं। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया, अनेक ठगों को फांसी दी गई, ठीक। शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया, ठीक। और 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। और वो क्या ठग साफ हिंदुस्तान बनी नहीं, आमिर खान ने उसमें एक्टिंग की है, मूवी देख सकते हैं आप, वो उसी के ऊपर, इसी ठगी के ऊपर बनी हुई है, समझ सकते हैं। कैप्टन स्लीमैन वगैरह सब उसमें। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ है? तो कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में हुआ है, और 1837 में पूरी तरीके से ठगी का अंत हो चुका था।
सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? वो आपके विलियम बेंटिक ने लगाई थी 1829 में। ठीक, राजा राम मोहन पी राय भी जो इनके साथ थे। देखिए, राजा राम मोहन राय जैसे प्रबुद्ध भारतीय सुधारकों ने विलियम बेंटिक को इस प्रथा को अवैध घोषित करने की प्रेरणा थी। बहुत से समकालीन प्रगतिशील समाचार पत्रों ने इनका समर्थन किया और विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर सती प्रथा को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। दिसंबर 1829 के नियम 17 द्वारा, नियम 17 याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन में आ सकता है, प्रश्न में आ सकता है, तो आपको याद रहेगा तो आप लगा देंगे। विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया, जलाया जाता था उन्हें। ठीक, जो भी विधवा होती थी पति के साथ जलना पड़ता था। समझिए बात को, बहुत ही बुरा कानून था, बहुत ही बुरी प्रथा थी। ठीक, उसका अंत जो है विलियम बेंटिक ने किया था। आरंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू था और 1830 में यह नियम बम्बई मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया। सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो भाई किसने घोषित किया? विलियम बेंटिक ने घोषित किया था। विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त हुआ? 1829 में समाप्त हुआ था। इनमें से किस वर्ष बंगाल के दासों के निर्यात को रोक दिया गया था? तो 1789 ईस्वी में ही बंगाल के दासों का निर्यात बंद कर दिया गया, मतलब बाहर भेजा जाता था, निर्यात किया जाता था। तो 1789 में ये व्यापार रोका गया था। 1789 में, याद रखिएगा। अब 1789 में किसका टाइम पीरियड था ये आप बताइए। भाई कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड था। ठीक, किसका था? कॉर्नवालिस का। क्यों? 1786 से 93 तक ये जो है गद्दी पर बैठते हैं, मतलब बंगाल के गवर्नर जनरल रहते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ? तो क्या था भाई? कुप्रशासन के कारण जो है लॉर्ड डलहौजी ने जो अवध था उसको अपने अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। लॉर्ड डलहौजी, ठीक, जिनका टाइम पीरियड 1848 से 56 तक होता है। कब होता है? 48 से 56। टाइम पीरियड आप याद रखने की कोशिश करिए, क्योंकि इससे जो है बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं, पीसीएस में आते हैं। ठीक, सीरियल लगाने के लिए, क्रम लगाने के लिए आ गया। एक क्रम अगर लगाना है तो आप तभी लगा सकते हैं जब आपको डेट याद रहेगी कि हाँ इनका टाइम पीरियड ये है। तो लॉर्ड डलहौजी के अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 में अवध को अंग्रेजी राज में विलित कर लिया। अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय के प्रदेश कौन थे? 1848 में सतारा करते हैं, फिर जैतपुर संभलपुर 1849 में करते हैं, फिर बघात, फिर उदयपुर, झांसी को 1854 में, नागपुर और करौली, ये सब मिला लेते हैं, अवध को भी मिला लेते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ? तो बघात समझते हैं, बघात आपका कहाँ से संबंधित? झारखंड पीसीएस से संबंधित है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1850 में जो है इन्होंने इसका विलय किया था। 47 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ तो कब हुआ भाई? 1856 में हुआ। वहीं बघात का कब हुआ? आपका 1850 में। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ आपको क्या अधोलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित है ये बताना है। तो 1849 में सतारा का विलय नहीं होता है, सतारा का विलय होता है 1848 ईस्वी में। तो ये आपका गलत हो जाएगा भाई। पंजाब का विलय 1848 में भी नहीं होता है। 1856 में अवध का विलय होता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। झांसी का विलय 1854 में होता है, तो सी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की थी? तो भैया किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने की थी। 1848 से सब कार्यक्रम शुरू करते हैं, सतारा को सबसे पहले मिलाते हैं और ये जो है चलता है इनका 1856 तक। अवध का विलय 1856 में होता है। 51 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया गया था? तो अवध का शासक हटाया गया था 1856 में। ठीक, डलहौजी के द्वारा। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय का क्रम क्या था? ये आपको बताना है भाई। झांसी का विलय कब होता है? झांसी का विलय होता है 1854 में, ये तो पता ही है। सतारा का विलय सबसे पहले करते हैं 1848 में। डलहौजी आते ही सबसे पहले सतारा का ही विलय करते हैं। जैतपुर और संभलपुर का जो होता है ये आपका 1849 में इसका विलय करते हैं। ठीक, तो 1848 सतारा और ये आपका संभलपुर 3-2-1 हो जाएगा। 3-2-1 आपका सी में, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ था? तो सतारा हुआ था, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1848 में। और लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1848 से 56 है। 54 नंबर क्वेश्चन है, जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? ये आपके लॉर्ड डलहौजी जी का नाम था, समझ सकते हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसे अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता है। 1848 गवर्नर जनरल बनकर भारत आया, उसका वास्तविक नाम था जेम्स एंड्रूज ब्राउन।
अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था, तो लॉर्ड एलन बरो के समय जो है सिंध पर विजय संपन्न हुआ था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो के काल में 1842 से 44 का इनका टाइम पीरियड रहता है, ठीक, के दौरान अगस्त 1843 में सिंध के पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, और यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध था का एक प्रमुख कारण था, ठीक। जो आंग्ल अफगान युद्ध हुआ उसका जो है कारण हुआ कि सिंध पर ब्रिटिश का कब्जा हो गया, और ये लॉर्ड एलन बरो के समय हुआ 1843 में। 1842 से 44 तक लॉर्ड एलन बरो का शासनकाल चलता है। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था, ठीक, तो किसने किया था, लॉर्ड डलहौजी ने किया था सिक्किम का विलय। सिक्किम जो नेपाल और भूटान राज्यों के मध्य थे एक छोटा सा राज्य है, उसके राजा पर यह दोष लगाया गया कि उसने 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार किया है, और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में उस राज्य के कुछ दूरवर्ती प्रदेश जिसमें दार्जिलिंग भी सम्मिलित था भारत को मिला लिया। मतलब डलहौजी सबसे बड़ा झूठा इंसान था, ठीक, कुछ भी उटपटांग बोल देता था कि तुमने ऐसा किया बस हम मिला लेंगे तुम्हें, ठीक, कोई कुछ करता भी ना, लेकिन वो आरोप लगा देता कि तुमने दुर्व्यवहार किया है, कुप्रशासन कर रहे हो तुम, ठीक, जबरदस्ती आरोप लगा करके राज्य हड़प लेता था, समझी बात को। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ, जेम्स आउटरम थे, ठीक। 1854 में स्लीमैन के स्थान पे, स्लीमैन समझ सकते हैं ठगी प्रथा का अंत किया था, जेम्स आउटरम को अवध में ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया। उसने कहा कि अवध का प्रशासन बहुत दूषित है तथा जनता की अवस्था बहुत शोचनीय है। आउटरम की रिपोर्ट ही फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बना, और 1857 के विद्रोह के समय लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस था जो विद्रोहियों के हाथ मारा गया था। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई, तो लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई, ठीक, 1853 में। कहाँ से, मुंबई से थाड़े, ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाद में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ है, तो ये हुआ है बम्बई और थाड़े के बीच, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई, तो आपके 1853 में मुंबई से थाड़े लॉर्ड डलहौजी के समय में हुई। लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड 1848 से 56 होता है, ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा शुरू की थी, तो ये आपके ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे थी, और जिसने जो है भारत में रेलवे की शुरुआत की, और मुंबई से थाड़े तक सबसे पहले, तब बम्बई कहा जाता था, बम्बई के बोरी बंदर स्टेशन से थाड़े के मध्य भारत में सर्वप्रथम रेल का प्रारंभ ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया जाता है लॉर्ड डलहौजी के समय। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ, तो डफरिन के समय हुआ। 1885 में तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध, और 1 जनवरी 1886 को संपूर्ण वर्मा को ब्रिटिश राज में मिला लिया गया। तो वर्मा यानी जो कि आज म्यांमार कहा जाता है, उसको 1 जनवरी 1886 को मिला लिया, क्योंकि 1885 में होता तीसरा आंग्ल वर्मा युद्ध, अंग्रेज वर्मा युद्ध। आंग्ल जहाँ लिखा है उसका मतलब अंग्रेज ही होता है। जो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार था, इस समय वायसराय कौन था, लॉर्ड डफरिन था। देखिए, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को 1845 से 55 के दौरान स्वरूप देने वाले कौन थे, तो ये लॉर्ड डलहौजी थे, ठीक। डलहौजी से पूर्व सार्वजनिक निर्माण का कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था। इसके कार्यकाल में पहली बार एक अलग सार्वजनिक विभाग, निर्माण विभाग बनाया गया, और सार्वजनिक उपयोग के कार्य के लिए बहुत सा धन व्यय किया जाने लगा। तो जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट था वो आपके लॉर्ड डलहौजी के समय 1845 से 55 के दौरान बनाया जाता है, याद रखिएगा। देखिए, डलहौजी आया तो 1848 में था, ठीक, लेकिन 45 से काम चालू हो गया था, और ज़्यादातर काम उसी के समय हुआ है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया है, तो ये आपके लॉर्ड कैनिंग के समय किया गया है। देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप जो है आपके लॉर्ड कैनिंग जो थे वो 1856 से 62 तक इनका टाइम पीरियड रहता है लॉर्ड कैनिंग का, क्योंकि 1856 में आपके डलहौजी चले जाते हैं, और 62 तक ये जो है इनका टाइम पीरियड रहता है, 28 फरवरी 1856 से 21 मार्च 1862। तो 26 जुलाई 1856 को जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 अधिनियमित होता है, और ये लॉर्ड कैनिंग के समय होता है। इस अधिनियम को लॉर्ड डलहौजी के समय प्रारूपित और प्रस्तुत किया गया, और इस अधिनियम के तहत जो है जो 15वां नियम था, इसके तहत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया, और उस विवाह से उत्पन्न हुए बालक वैध घोषित कर दिए गए, ठीक। तो ये बात आप समझ सकते हैं। देखिए, और लॉर्ड कैनिंग जो थे वो आपके भारत के पहले वायसराय थे, और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे, क्योंकि 1857 में आपका विद्रोह हो जाता है, ठीक, और फिर जो है लॉर्ड कैनिंग जो है वायसराय बना दिए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा।
तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 66 नंबर क्वेश्चन है। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया। किसने सुनाया भाई, कौन सुनाएगा? लॉर्ड कैनिंग सुनाएंगे, ठीक, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग ही गद्दी पे बैठे हुए हैं। देखिए 1848 से 56 तक जो बैठते हैं वो आपके कौन बैठते हैं? डलहौजी। 56 से जो है 62 तक आपके कौन बैठते हैं? वो आपके लॉर्ड कैनिंग बैठते हैं। और 57 में हो जाता है विद्रोह, तो लॉर्ड कैनिंग ने ही सुनाया। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन थे? आपके लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 की महान क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था महारानी का उद्घोषणा। जो महारानी ने उद्घोषणा की थी, यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित किया गया। निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? लॉर्ड कैनिंग थे। 68 नंबर क्वेश्चन है। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। कहाँ सुनाया था भाई? इलाहाबाद में सुनाएंगे, और कहाँ सुनाएंगे, समझ सकते हैं आप लोग। 69 नंबर क्वेश्चन, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था, तो 1858 की सामग्री की घोषणा ने किया था। इससे पहले आप गोद नहीं ले सकते थे, ठीक। और ये आप देख सकते हैं महारानी की उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा पढ़ी गई थी। और इसमें भारतीय देशी राज्यों के प्रति नीति को भी व्यापक रूप से परिवर्तित किया गया और ब्रिटिश साम्राज्य के लिए संभावित किसी संकटापन्न स्थिति से बचाव के लिए इसका प्रयोग किया गया कि अब भैया विद्रोह हो गया 1857 में, फिर कुछ हो सकता है, तो ऐसा करते हैं, जो हमने नियम कानून लगाए थे कि हाँ आप गोद नहीं ले सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो सब खत्म करना पड़ेगा। कुछ जो है चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा और कुछ रियायत देनी पड़ेगी भारतीय राजाओं को, नहीं हमारी जो है बैंड बजा देंगे। ये समझ सकते हैं, एकजुट हो गए अगर पूरे भारतीय तो क्या ही नहीं हो सकता है, ठीक, हम तो बाहर चले जाएंगे। तो इसीलिए ये सब काम किया गया, ठीक। 70 नंबर क्वेश्चन है। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया 1877 में, ठीक। राजसी उपाधि अधिनियम रॉयल टाइटल एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा 1876 में पारित जो अधिनियम था, तो इस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में भारत की सामग्री घोषित कर दिया गया। और इस प्रकार सम्राट एडवर्ड जो 7 थे उन्हें 1903 में और जॉर्ज पंचम को 1911 में भारत का सम्राट घोषित किया गया। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो जब दास प्रथा समाप्त हुआ तो लॉर्ड एलनबरो उस समय गवर्नर जनरल थे, ठीक। 1843 के एक्ट 5 के द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया और इसका कार्यकाल था 1842 से 44। ये भी याद रखिएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है, ठीक। वारेन हेस्टिंग आपके रिंग फेंस मतलब सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति से संबंधित है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। इनका टाइम पीरियड होता है 1786 से 93, ये भी याद रखिएगा। और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कॉर्नवालिस संहिता भी इन्होंने ही जो है लॉन्च की थी, तो ये ही सही है और यही आपको और सारे गलत हो जाएंगे, ठीक। सहायक संधि आपके वेलेजली लाते हैं, तो आपको पता ही है। अब यहाँ आप देख भी सकते हैं 1793 स्थायी बंदोबस्त इन्होंने लागू किया था। और जबकि चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या कुशल आक्रमणता की नीति जॉन लॉरेंस, सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली संबंधित है। व्यवगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में की थी। लॉर्ड डफरिन का शासनकाल 1884 से 88 तक था, ठीक। 73 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो टाइम पीरियड इनका होता है 1786 से 93 होता है, स्थायी बंदोबस्त शुरू करते हैं, जाहिर सी बात है। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि शुरू करते हैं। सहायक संधि 1798 में सबसे पहले हैदराबाद के ऊपर लगाते हैं। इनका टाइम पीरियड 1798 से 1805 ईस्वी तक रहता है, ये भी सही, ये भी सही। लॉर्ड डलहौजी व्यवगत का सिद्धांत लगाते हैं, ठीक। और जो है सबसे पहले सतारा को हड़पते हैं, कब? 1848 में, ठीक, क्योंकि इनका टाइम पीरियड 1848 से 56 तक होता है। अवध को भी 1856 में मिला लेते हैं। देखिए लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता से संबंधित नहीं, जॉन लॉरेंस हैं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में आरंभ हुआ था? तो भाई समझ ही सकते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय, ठीक, शुरुआत हुई थी। देखिए 75 नंबर क्वेश्चन है। निम्नांकित में से सही सुमेलित नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त से संबंधित हैं। 1786 से 93 इनका टाइम पीरियड रहता है और कॉर्नवालिस संहिता भी लॉन्च करते हैं।
लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि प्रणाली से संबंधित हैं और 1798 में सबसे पहले जो ये लगाते हैं वो हैदराबाद के ऊपर लगाते हैं सहायक संधि। और लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, गलत बात है, 1803 से 5 तक हुआ था, लॉर्ड वेलेस्ली का ही टाइम पीरियड था, तो यही जो है सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1829 का 17वां रेगुलेशन जो था वो आपके सती प्रथा से था, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस ज़्यादा सोचना नहीं इसमें, समझ ही सकते हैं क्या सोचना है, बस ये हो गया। पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? तो आपका 1818 में पेशवाई को समाप्त कर दिया गया था। अब देखिए यहाँ पर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 ईस्वी के बीच लॉर्ड वेलेस्ली के काल में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग के काल में तृतीय तथा अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1817 से 18। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों की पराजय होती है और लॉर्ड हेस्टिंग पेशवा की गद्दी 1818 में समाप्त कर देते हैं तथा पश्चिमी भारत में स्थित पेशवा का समस्त प्रदेश बम्बई प्रेसिडेंसी में आके मिल जाता है। बस समझ सकते हैं। पेशवाई का अंत कब किया गया? 1818 में किया गया। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राजपुताना की देशी रियासतों के साथ वर्ष 1817 से 18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? तो चार्ल्स मेटकाफ ने की थी। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजपुताना की रियासतों के साथ वर्ष 1817-18 की अधीनस्थ संधि की वार्ता चार्ल्स मेटकाफ ने की थी। लॉर्ड हेस्टिंग ने राजपुताना पर ब्रिटिश सर्वोच्चता तथा मराठों पर पिंडारियों के प्रति राजपुताना की तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के तत्कालीन रेजिडेंट चार्ल्स मेटकाफ को वार्ताकार बनाया था। 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं, ये आपको बताना है। देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त से संबंधित हैं, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि से संबंधित हैं, सर जॉन शोर जो थे ये आंग नेपाल युद्ध से संबंधित नहीं है, क्योंकि आंग नेपाल युद्ध हुआ है आपका 1814 से 16 ईस्वी तक, ठीक। और उस समय जो आपके थे कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग गद्दी पे थे, क्योंकि लॉर्ड हेस्टिंग का टाइम पीरियड होता है 1813 से 23 तक होता है, ये याद रखिए। हाँ, लॉर्ड हेस्टिंग का टाइम पीरियड 1813 से 23 है। उन्हीं के समय जो है आंग नेपाल युद्ध होता है और सुगौली की संधि 1815 में होती है, ये भी याद रखिएगा। बस लॉर्ड हेस्टिंग तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये सही है आपका। देखिए, आंग नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ 1814 में, इनका टाइम पीरियड 1813 से 23 तक होता है, 10 साल का टाइम पीरियड। और 1815 में जब दूसरा युद्ध होता है, ठीक, आंग नेपाल युद्ध का, तो जो है उसमें सुगौली की संधि हो जाती है, ठीक, 2 दिसंबर 1815 को, और 1816 में सुगौली की संधि लागू भी हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। लॉर्ड एलनबरो अवध का विलीनीकरण नहीं, जो अवध का विलीनीकरण हुआ था डलहौजी ने 1856 में किया था, राज्य हड़प नीति को प्रशासन का आरोप लगा करके। लॉर्ड डलहौजी सिंध का विलीनीकरण, ये भी आपका सही नहीं है। लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है भाई 1799 में, जाहिर सी बात है, क्योंकि 1798 से 1805 तक इनका टाइम पीरियड होता है। सर जॉन शोर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक। अब देख सकते हैं आप, लॉर्ड एलनबरो सिंध का अंग्रेजी राज्य में जो अगस्त में 1843 में विलय होता है, और ये सारी चीज़ें वेलेस्ली, ये लॉर्ड हेस्टिंग, तो समझ सकते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक में सही सुमेलित नहीं है। लॉर्ड डलहौजी अवध का विलीनीकरण करते हैं 1856 में, एकदम सही बात है। लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करते हैं 1885 में, और मतलब करते कौन है? एओ ह्यूम करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, लेकिन उस समय टाइम पीरियड किसका चल रहा होता है? गवर्नर जनरल, मतलब वायसराय उस समय कौन होते हैं? लॉर्ड डफरिन, ठीक। और लॉर्ड विलियम बेंटिक चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना इन्हीं के समय होता है, क्योंकि इनका टाइम पीरियड 1828 से 1835 ईस्वी तक होता है। लॉर्ड लिटन प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ, जब इतने सही ये हो गए तो जाहिर सी बात यही जो है मिसमैच है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी। हम देख भी सकते हैं आप यहाँ पे, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 ईस्वी के मध्य हुआ। इस दौरान भारत के गवर्नर जनरल ऑकलैंड थे, ठीक। लॉर्ड लिटन के समय द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80 के मध्य हुआ था। इस प्रकार विकल्प डी आपका सही सुमेलित नहीं है। 81 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है? तो जॉन लॉरेंस जो है इससे जुड़े हुए हैं। कुशल आक्रमणता की नीति, जिसे आप चतुराई पूर्ण निष्क्रियता कहते हैं, और इंग्लिश में कहें तो पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, आंग्ल अफगान संबंधों के संदर्भ में लॉर्ड एलनबरो के काल में जो है प्रारंभ हुई, लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल तक चलती रही। इस नीति को प्रायः जॉन लॉरेंस के नाम से
विशेष रूप से संबंधित किया जाता है, क्योंकि उसके वायसराय काल में जब 1864 से 69 ईस्वी में इस नीति का अनुसरण करने का स्पष्ट अवसर मिला और इसी नीति की रूपरेखा स्पष्ट रूप से निश्चित की गई। देखिए 82 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी, तो लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। ठीक, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई कब? लॉर्ड मेयो के समय 1869 से 72 ईस्वी के काल में। 1872 में हुई, लेकिन लॉर्ड रिपन के काल में जब नियमित जनगणना 1881 में चालू हुई। तो शुरुआत तो लॉर्ड मेयो के समय हुई 1872 में, लेकिन जो नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत आपकी लॉर्ड रिपन के समय हुई। वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई थी? तो ये आपके लॉर्ड मेयो ने करवाई थी 1872 में। इनका टाइम पीरियड 69 से 72 था। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा कर दी गई थी? तो ये लॉर्ड मेयो थे। ठीक, 1869 से 72 इनका टाइम पीरियड रहता है। और प्रथम अस्थायी जनगणना इन्हीं के समय होती है। स्थायी वाली 1881 में लॉर्ड रिपन के समय चालू होती है। और यूपी आरओ मेंस में आया, प्री में आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लॉर्ड मेयो की हत्या जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समय जो है हो जाती है, और मेयो प्रथम गवर्नर जनरल थे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल में कर दी गई थी। ठीक, वहीं अगर बात करें ऐसा गवर्नर जनरल जिसके ऊपर जो है महाभियोग लगाया गया, तो वारेन हेस्टिंग थे, वो आपके बंगाल के गवर्नर जनरल थे, ये भी याद रखिएगा। और वहीं अगर बात करें कि ऐसा गवर्नर जनरल कौन था जिसकी कब्र आपके भारत में है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस है और गाजीपुर में इसकी कब्र है। किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में कर दी गई थी? तो भाई किसकी की गई थी? लॉर्ड मेयो की गई थी। ठीक, प्रथम अस्थायी जनगणना इनके समय में हुई, स्थायी वाली लॉर्ड रिपन के समय चालू हुई। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर कौन था? तो ये आपका लॉर्ड लिटन था। 1876 में लिटन के वायसराय बनकर आने पर, जब 1876 में लॉर्ड लिटन आते हैं वायसराय बनकर, तो अफगानिस्तान के प्रति अपनी नई नीति में परिवर्तन आया और कुशल आक्रमणता के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो लॉर्ड लिटन ने अपनाई थी। कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा? ठीक, तो ये लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो था वो सबसे ज़्यादा समय तक भारत का वायसराय रहा। यूपीपीसीएस मेंस में आया हुआ है। जब आप टाइम पीरियड सबका जानेंगे ना, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। देखिए, लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी तक रहे, 7 वर्ष। वहीं लॉर्ड डफरिन आपके 1884 से 88 तक रहते हैं, और इन्हीं के समय जो है एओ ह्यूम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करते हैं, 4 वर्ष इनका टाइम पीरियड है। लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 16 तक रहते हैं, 6 वर्ष का इनका टाइम पीरियड है। वहीं लॉर्ड मेयो 1869 से 72, 3 वर्ष। तो लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड 7 वर्ष का, याद रखिए। भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई, तो कब की गई? लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ भी सकते हैं पॉज करके। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? तो लॉर्ड रिपन ने किया था। देखिए 91 नंबर क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। भारतीय द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधों का लागू किया जाना, बिल्कुल गलत। भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू किया जाना, ये भी बिल्कुल गलत है भाई। ठीक, आगे चलते हैं। यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए, ठीक, जो यूरोप के लोग थे उनके मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाना। मतलब जो यूरोप के लोग थे उनकी जो सुनवाई होती थी वो आपके भारतीय न्यायाधीश नहीं कर सकते थे। इस पर जो है अयोग्यता को हटाने के लिए जो है इल्बर्ट बिल लाया गया था। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर पीसी इल्बर्ट वायसराय की परिषद के विधि सदस्य थे। उन्होंने 2 फरवरी 1883 को विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसे इल्बर्ट बिल की संज्ञा दी जाती है। इस विधेयक का उद्देश्य था कि जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं तुरंत समाप्त कर दी जाएं और भारतीय तथा यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियां समान कर दी जाएं। यूरोपीय लोगों ने इस पर अपने विशेषाधिकारों पर कुठारघात माना। ये ऐसा है तो बहुत बड़ा जो है कुठारघात है हमारे ऊपर। इल्बर्ट बिल को लेकर हुए विवाद के कारण 1884 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही त्याग पत्र दे दिया था और इल्बर्ट बिल कब आया था? 1883 में।
किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अधिग्रहण किया गया? तो लॉर्ड रिपन के समय किया गया है। लॉर्ड रिपन को ब्रिटिश भारत के वायसरायों में सबसे अधिक उदारवादी माना जाता है। उन्होंने 100 या उससे अधिक कार्यरत मजदूरों वाली फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाओं तथा बच्चों के संबंध में कुछ उदारवादी नियम बनाए, जिन्हें प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 के रूप में जाना जाता है। तो प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके समय आया? लॉर्ड रिपन के समय आया। इस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के फैक्ट्रियों में काम करने पर रोक एवं 7 से 12 वर्ष के बच्चों की कार्यावधि प्रतिदिन 9 घंटे तथा महीने में 4 दिन की छुट्टी का प्रावधान किया गया। 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक, और कौन सही आपको बताना है। फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया। एकदम गलत बात है, ये महिलाओं और बच्चों से संबंधित था। NM लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। एक सही है, भी आपका राइट है। 94 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रस्तुत स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव 1882 ईस्वी में भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है। इन्होंने प्रांतीय सरकारों को आज्ञा दी कि वे प्रांतीय तथा स्थानीय नागरिक वित्तीय साधनों का एक सर्वेक्षण करें, जिससे यह निश्चय किया जा सके कि किन किन मदों का आम व्यय स्थानीय प्रशासन के सुपुर्द किया जा सकता है। ठीक, तो स्थानीय स्वशासन का जनक मतलब स्थानीय लोगों को वहाँ का राजकाज संभालने का मौका दिया जाए। 95 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिटन नहीं थे, लॉर्ड रिपन थे। ठीक, और सहायक संधि तो वेलेजली, राज्य हड़पनी डलहौजी थे ही भाई। सबसे पहले सतारा को हड़पा, फिर जो है लगातार हड़पते चले गए आपके, फिर जो है आपके जैतपुर, संबलपुर और अवध, झांसी सब जो है हड़प रहे थे। स्थायी बंदोबस्त कार्नवालिस, तो ये सारे सही, बस यही नहीं सही है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ आपको सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। देखिए, रॉबर्ट क्लाइव जो थे उन्होंने बंगाल में दोहरा शासन लगाया था, वारेन हेस्टिंग ने हटाया था। ठीक, तो पहले का सी हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय जो है अंग्रेजी शिक्षा शुरू की गई थी, और चार्ल्स मेटकाफ ने प्रेस पर से प्रतिबंध हटा लिया था। वहीं कर्जन ने बंगाल विभाजन इनके समय हुआ था। तो पहले का डी और दूसरे का सी। ठीक, पहले का सी और दूसरे का डी हो जाएगा, याद रखिए, सी डी याद रखिए, सी डी। तो सी डी आपका ए में, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, बस आगे कुछ सोचना नहीं। क्लाइव ने 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली लागू की थी, और विलियम बेंटिक के कार्यकाल में ही जो है मैकाले जो थे आपके, इनके समय आधुनिक शिक्षा की नींव रखी गई। विलियम बेंटिक का टाइम पीरियड 1828 से जो है 35 तक रहता है, और 1835 में ही जो है मैकाले द्वारा जो है अंग्रेजी शिक्षा की नींव, आधुनिक शिक्षा की नींव रखी जाती है, और जैसा कि आप लोगों को पता ही है। और वहीं बात करें, और लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये जो थे आपके, ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये भी याद रखिएगा। और अपने प्रस्ताव में मैकाले की योजना यह थी कि एक ऐसा स्वर्ग बनाया जाए जो रंग तथा रक्त से तो भारतीय हो, परंतु प्रवृत्ति, नैतिकता तथा बुद्धि से अंग्रेज हो। ठीक, मैकाले का विचार 7 मार्च 1835 को एक प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित किया गया, जिसमें यह निश्चय हुआ कि उच्च स्तर प्रशासन की भाषा अंग्रेजी होनी चाहिए। उच्च स्तरीय जो प्रशासन है उस पर अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए। चार्ल्स मेटकाफ ने प्रेस पर से प्रतिबंध हटा लिया था, इसलिए उसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ भी आपको मिलान ही करना है सूची 1 से सूची 2 को। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था भाई? व्यक्तिगत का सिद्धांत दिया था। सतारा जो है 1848 में सबसे पहले इन्होंने व्यक्तिगत सिद्धांत मतलब राज्य हड़प नीति के तहत उसे कब्जे में किया था। कुप्रशासन का आरोप लगाकर दुनियादारी। लॉर्ड विलियम बेंटिक, इन्होंने सती प्रथा निषेध किया था 1829 में। वहीं लॉर्ड रिपन स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। लॉर्ड कर्जन 1805 में बंगाल विभाजन हुआ था। तो एक का आपका डी हो जाएगा और बी का ए। ठीक, डी ए आप याद रखो, बस डी ए। डी ए आपका कहाँ है भाई? डी ए आपका ए में है, तो ए लगा दीजिए, बस कुछ नहीं सोचना है।
98 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल और घटना सुमेलित है, ये आपको बताना है। अब देखिए सुमेलित है ये आपको बताना भाई। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय रेगुलेटिंग एक्ट आया था, नहीं आया था। इनका टाइम पीरियड था 86 से 93, तो रेगुलेटिंग एक्ट नहीं आया था। लॉर्ड वेलेस्ली स्थायी बंदोबस्त से नहीं, आपकी लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। लॉर्ड एलनबरो के समय सिंध का विलय हुआ था, एकदम सही बात है, और सी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लॉर्ड एलनबरो का जो टाइम पीरियड 1842 से 44 है, और 1843 में सिंध का विलय हुआ था। 99 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी, तो लॉर्ड कर्जन के समय इसकी स्थापना हुई थी। भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी जो प्रयास थे 1784 ईस्वी में कलकत्ता में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ प्रारंभ हुए थे। 1861 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षक नियुक्त किया गया था। तो अलेक्जेंडर कनिंघम क्या थे, पहले पुरातात्विक सर्वेक्षक नियुक्त किए गए थे, किसके द्वारा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। कब, 1861 में। और 1871 में पुरातात्विक सर्वेक्षण के लिए सरकार ने अलग विभाग बनाया। वहीं लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में, इनका कार्यकाल था 1899 से 1905 के दौरान, ठीक। वर्ष 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को एकीकृत एवं केंद्रीकृत स्वरूप देते हुए जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक बनाया गया था। तो 1905 में एक काम और किया था इन्होंने, लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था भाई, बंगाल का विभाजन किया था। ये भी याद रखना जरूरी है, आ सकता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी, तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुई थी, ये भी याद रखना। देखिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी, तो 1901 में हुई थी, और ये टाइम पीरियड था आपके लॉर्ड कर्जन का, क्योंकि आप समझ सकते हैं 1899 से 1905 तक आपका लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड था, और बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था इन्हीं के समय। 101 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी, तो ये लॉर्ड मेयो के समय हुई थी, ठीक, 1871 में। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना तो 1901 में होती है लॉर्ड कर्जन के समय। तो यहाँ लॉर्ड मेयो तो दे नहीं रखे हैं, इसीलिए डिस्प्यूटेबल है। देखिए 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनाया गया, उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो थे, और ड्यूक ऑफ अर्गिल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और अर्गिल के सुझाव पर ही पुरातत्व विभाग बनाया गया था। लॉर्ड मेयो के लिए एक चीज़ और याद रखिएगा, जनसंख्या जो जनगणना थी इन्हीं के समय अस्थायी वाली शुरू होती है। देखिए 102 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के समय पारित हुआ था, याद रखिएगा। 1904 के द्वारा लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान देते हुए, ठीक, आपके 50,000 पाउंड की धनराशि का आवंटन किया था 1904 में। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम इनके समय आता है 1904 में। 1901 में आपके भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना भी इन्हीं के समय होती है, और 1905 में एक जो काम करते हैं कि बंगाल का विभाजन करते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन के लिए, और इनका टाइम पीरियड होता है 1899 से 1905, ये भी याद रखिएगा, याद रखना है बस। 103 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी, तो आपके जीके गोखले ने की थी, और गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि जो लॉर्ड कर्जन है ये औरंगजेब हैं। क्यों कहा था, क्योंकि जो है बंगाल का विभाजन किया था, ठीक। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी, या लॉर्ड कर्जन ने की थी। लॉर्ड कर्जन ने 1901 में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की। 1901 में ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना भी करते हैं। इसका उद्देश्य देशीय नरेशों में राजकुमारों एवं सामंतों के पुत्रों की सैनिक शिक्षा का प्रबंध करना था। 105 नंबर क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार करिए, ठीक। उपयुक्त की पदावधि का सही कालानुक्रम क्या होगा, मतलब इनका टाइम पीरियड पहले कौन था बाद में कौन था, ये आपको लगाना है। अब देखिए लॉर्ड कर्जन की बात करें तो लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड 1899 से 1905 ईस्वी तक रहता है, और बहुत सारे काम होते हैं। 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना, 1905 में बंगाल का विभाजन करते हैं, राष्ट्रीय स्मारक संरक्षण अधिनियम भी इन्हीं के समय पारित होता है 1904 में, ठीक, राष्ट्रीय स्मारक संरक्षण अधिनियम। तो इनका 1899 से 1905 आप याद रखेंगे, 1899 से 1905। वहीं लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बात करें तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे इनका 1916 से
1921 तक रहता है टाइम पीरियड। लॉर्ड हार्डिंग का टाइम पीरियड 1910 से 16 है और लॉर्ड इरविन का 1926 से 31 है। तो देख सकते हैं पहले आपके लॉर्ड कर्जन, फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड होंगे, लॉर्ड हार्डिंग और लॉर्ड इरविन। तो 1 2 3 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन है, असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। ठीक, लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया था, एकदम सही बात है। पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया था। ठीक, ये भी सही, 1 2 दोनों सही। देखिए वर्ष 1905 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। ठीक, फिर से गठित करेंगे और इसने बंगाल को 2 भागों में बांटकर पूर्वी बंगाल और आसाम नामक नया प्रांत बनाया तथा बंगाल के पश्चिमी भाग में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छोटा नागपुर को शामिल किया। इसके अतिरिक्त उसने मद्रास और मध्य प्रांत की सीमाओं में भी बदलाव किया। इनका टाइम पीरियड 1899 से 1905 होता है, याद रखिएगा। 1905 में बंगाल का विभाजन भी करते हैं, तो इनका टाइम पीरियड जो है 1899 से 1905 में होता है और यही इनका बंगाल विभाजन का सिस्टम होता है और इसी पे सब लोग जो है गुस्सा हो जाते हैं, समझ ही सकते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन है, फूट डालो और राज्य करो की रणनीति अपनाई थी, तो किसने अपनाई थी? लॉर्ड कर्जन द्वारा भी और लॉर्ड मिंटो द्वारा भी। फूट डालो और राज्य करो की रणनीति लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो दोनों के द्वारा अपनाई गई थी। इस नीति के तहत मिंटो ने पृथक निर्वाचन प्रणाली को प्रोत्साहित किया था। ठीक, जो पृथक निर्वाचन प्रणाली होगी उसके तहत लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट रूप से मुस्लिम समर्थक और हिंदू विरोधी नीति अपनाई थी कि मुस्लिम का हम समर्थन करते हैं और हिंदू का विरोध करते हैं, क्योंकि जो है लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था और इसी के लिए किया था। इस नीति के ही प्रतीक के रूप में 1905 में इसने बंगाल विभाजन किया और बंग भंग का उद्देश्य प्रशासन की सुविधा उत्पन्न करना नहीं था, बल्कि जो है जैसा दावा किया गया है, बल्कि इसके 2 स्पष्ट उद्देश्य थे। एक, हिंदू मुस्लिम को लड़ाना, दूसरे, नवजागृत बंगाल को चोट पहुंचाना, क्योंकि जो है बंगाल में बहुत ही ज़्यादा राष्ट्रीय भावना उपज रही थी, उसको दबाना। देखिए 108 नंबर क्वेश्चन, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। ठीक, यह किसने लिखा था? लॉर्ड कर्जन ने लिखा था और लॉर्ड कर्जन के बारे में गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि ये औरंगजेब हैं। ठीक, अंग्रेज शासक समझते थे कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर है और जनता में इसकी पैठ नहीं है, अतः इसे खत्म किया जा सकता है। इस नीति के सबसे बड़े प्रवक्ता थे लॉर्ड कर्जन। वर्ष 1900 में कर्जन ने ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में लिखा, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और यह मेरी बड़ी इच्छा है भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। 1903 में उन्होंने मद्रास गवर्नर को लिखा, जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही है किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार भी कर दिया था। 109 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की थी? तो लॉर्ड मिंटो ने की थी। ठीक, इसे कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार। ठीक, नवंबर 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो आ जाते हैं और वायसराय बनकर के आते हैं और जॉन मार्ले को भारत सचिव नियुक्त किया जाता है। इनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। सुधार क्या था? ठीक, पृथक निर्वाचन प्रणाली थी। इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पहली बार पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य मुसलमानों को कांग्रेस के विरुद्ध करना था। 110 नंबर क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग जो थे एकमात्र आपके यहूदी वायसराय थे। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग था। 1921 से 26 था। इसके समय चोरी चोरा कांड, स्वराज पार्टी का गठन और रोलेट एक्ट का निरसन हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा, जो यहूदी वायसराय था लॉर्ड रीडिंग था। 1921 से 26 तक इसका टाइम पीरियड था। 111 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग के समय 1784 में आता है। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट डलहौजी 1848 से चालू कर देते हैं, ये भी सही है। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन के समय नहीं आता है, इल्बर्ट विल रिपन के समय आता है 1883 में, ये भी सही है। ठीक, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 में लॉर्ड लिटन के समय में पारित किया गया।
इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। सरकार अवांछनीय विषयों को प्रकाशित करने के लिए अपराध से संबंध पत्र को चेतावनी दे सकती थी अथवा उससे जमानत ले सकती थी, जमानत को जब्त कर सकती थी, और यदि यह अपराध पुनः किया जाता तो सरकार छापा खाने को भी जब्त कर सकती थी। अर्स्किन पेरी ने इस अधिनियम को विपरीतगामी और असंगत तथा भारत की भावी प्रगति के लिए घातक पग बताया। एस.एन. बनर्जी ने इसे आकाश से वज्रपात कहा और इस अधिनियम के अधीन सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर, अन्य अनेक समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। ठीक, चार्ल्स मेटकाफ को जो है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है क्योंकि उसने प्रतिबंध सारे हटा लिए थे। 112 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। ठगी का दमन विलियम बेंटिक के समय होता है, एकदम सही बात है। एल्बर्ट बिल 1883 में रिपन के समय आता है, ये भी सही है। रिंग फेंस की नीति वारेन हेस्टिंग शुरू करते हैं, ये भी सही है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति कहते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन नहीं, लिटन के समय होता है, ये भी याद रखना। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था। ठीक, याद। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किया गया। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग वर्ष 1911 में जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी को भारत बुलाया तथा दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया, जिसे दिल्ली दरबार तृतीय के नाम से जानते हैं। इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया तथा राजधानी का स्थानांतरण करने की घोषणा कर दी गई। बस 114 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ भी आपको मिलान ही करना है। देखिए, चूक का सिद्धांत, हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, ये डलहौजी से संबंधित है। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, ये जो है लॉर्ड कर्जन के समय हुआ। बंगाल में द्वैध शासन, दोहरा शासन आपके किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था। सामाजिक सुधार आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। ठीक, तो ए का आपका तीसरा हो जाएगा और बी का पहला। ए का तीसरा, बी का पहला आप देख सकते हैं, बी सी दोनों में है। तो सी का बंगाल में दोहरा शासन किसने लगाया था? वो आपके लॉर्ड क्लाइव। तो सी का दूसरा हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस देखिए, ए है आपका बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन। तो इसमें आप देख सकते हैं चार्ल्स कॉर्नवालिस, और कॉर्नवालिस का दूसरा अर्ल और पहला मार्क्विस, तीसरा हो जाएगा। ए का आपका तीसरा हो जाएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल चार्टर्ड एक्ट 1833 के तहत जो है आता है, तो ये जो है आपका जेम्स एंड्रू ब्राउन, रैमजे, डलहौजी और अर्ल, और ये सब हो जाएंगे आपके। ठीक, तो बी का आपका दूसरा हो जाएगा। वहीं भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 जो होता है, इसके तहत तो गिलबर्ट, जॉन इलियट, मरे किनिम्ड और मिंटो का अर्ल, ये आपका 4 हो जाएगा। तो सी का 4, तो ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का 4, ये आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 116 नंबर क्वेश्चन है, सोचिए को सूची 2 से मिलान करना है। ये आपके डलहौजी ने जो राज्य हड़पे थे, तो कब हड़पे थे आपको बताना है। तो संबलपुर और जैतपुर सतारा के बाद में 1849 में हड़पे गए, सतारा 1848 में, अवध को 1856 में और झांसी को 54 में मिला लिया गया। तो ए का दूसरा और बी का पहला हो जाएगा। तो ए का दूसरा, बी का पहला, तो ए और बी दोनों में है। तो सी का अवध आपका चौथा हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि अवध का विलय 1856 में किया गया था। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए। देखिए, सिक्किम का जो विलय हुआ था यह आपका 1817 में हुआ था। ठीक, झांसी का विलय 1854 में होता है, बर्मा का विलय 1886 में होता है। तो आप देख सकते हैं सिक्किम का विलय जो 1817 में, एक आपका पहले हो जाएगा। ठीक, और वहीं जो है आपका एक पहले हो जाएगा। उसके बाद में आप झांसी का विलय देख सकते हैं, ये 1854 में है और यहाँ 1849। तो 3 आपका दूसरे नंबर पे होगा और 2, 1 3 2 4, 1 3 2 4 याद रखेंगे। तो 1 3 2 4 आपका कहाँ पे है? आपका डी में है, यूपी आरओ एरो मेंस में आ चुका है। देखिए 118 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधि प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? तो ये आपके लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 के विद्रोह के समय हुआ था। तो इसमें जो है दे नहीं रखा है, सारे गलत हो जाएंगे, ये आप लगा दीजिए। देखिए 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की सहायता करने वाले देसी शासकों, जमींदारों आदि को अपने विश्वास पात्र बनाने के लिए उन्हें उपाधियों, खिलात, भूमि अनुदान, ऋण माफी आदि सुविधाएं प्रदान की जाने लगी। इनमें हिंदुओं को दी जाने वाली प्रमुख
उपाधि राय बहादुर तथा मुस्लिमों और पारसियों को दी जाने वाली उपाधि थी खान बहादुर। और 1859 से 1860 से इन उपाधियों को दी जाने की साक्ष्य मिलते हैं, तो समझ सकते हैं आप। तो यहीं पर विश्राम लेंगे। भारत के गवर्नर एवं गवर्नर जनरल के ऊपर जो भी क्वेश्चन आंसर बनते थे वो करवा दिए गए हैं और नेक्स्ट क्लास जो है ली जाएगी। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।